हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्ज़ाम क्रैकर्स। आज हम एवेल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन टॉपिक से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक टैट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, केवीएस, डीएसएसबी या सुपर टैट या फिर बीएड एग्ज़ाम या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, सभी के लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है यह सेशन। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको जो हम क्वेश्चंस कराना चाहते हैं, जो मॉडरेट लेवल से भी हैं, हाई लेवल से भी हैं, वो आपको क्लियर हो जाए। ध्यान से सुने, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी सभी तक भी ये टॉपिक जो है अच्छे से पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन में व्यापक शब्द से तात्पर्य है। मूल्यांकन देखो सभी जानते हैं कि आजकल जो मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो है सीसीई का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सीसीई का जो कॉन्सेप्ट है उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन जो होता है वो होता है सीसीई। तो यहाँ पे कंटिन्यूस यानी कि निरंतर, और कॉम्प्रिहेंसिव होता है व्यापक। व्यापक मतलब ब्रॉडली। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यापक शब्द है उससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। शैक्षिक तत्वों से, सह शैक्षिक तत्वों से, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, शैक्षिक तत्व कौन से होते हैं? यानी कि एकेडमिक जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एग्ज़ाम होता है उससे बच्चे को जो मार्क्स मिलते हैं वो क्या हो जाएंगे? शैक्षणिक तत्व हो जाएंगे। सह शैक्षिक तत्व क्या होते हैं? जैसे कि स्कूल में जो को एक्टिविटी होती हैं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके अलावा जो को एक्टिविटी होती हैं, बच्चे की यूनिफॉर्म्स हैं, उसका बिहेवियर है, उसके गेम में बच्चा कैसा है, योगा में कैसा है, वो हो जाएंगे सह शैक्षिक तत्व। तो यहाँ पे जो व्यापक शब्द है उससे तात्पर्य हो जाएगा इन दोनों से। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन सहायक है कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है? एवेल्यूएशन क्यों ज़रूरी है? उपलब्धि परीक्षण के लिए, यानी कि अचीवमेंट जो टेस्ट करने के लिए बच्चे का, व्यक्तित्व विकास के मापन के लिए कि बच्चे का कितना जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुए हैं, क्योंकि जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, हम अच्छे से सीखते हैं और अपने आप को अच्छे से एक परिपक्व व्यक्ति बनाते हैं। तो व्यक्तित्व विकास के मापन में मूल्यांकन सहायक है। विद्यार्थियों के वर्गीकरण में, विद्यार्थियों का वर्गीकरण का मतलब क्या है कि बच्चा किस प्रकार का है, कौन से बच्चे में क्या विशेषता है, क्या गुण है, उसको वर्गीकृत करना, निखारना कि ये बच्चा स्पोर्ट में अच्छा है, ये एजुकेशन में अच्छा है, ये म्यूज़िक में अच्छा है। तो इस तरह का जो वर्गीकरण है वो क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों का वर्गीकरण। तो वो भी हम कैसे पता कर सकते हैं? मूल्यांकन के थ्रू। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मूल्यांकन किस लिए सहायक है और क्या क्या कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है कि कौन सा आयोग है जिसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। और ये कब आया था? ये 1964 और 66 में जो 64-66 जो आयोग था, ये कोठारी आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। अब देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन जो आया था वो था मूल्यांकन सहायक है, किस लिए सहायक है। अब है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, कि मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, किस उद्देश्य से करना चाहिए। पहला क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर कैसे करेंगे। तो मूल्यांकन के उद्देश्य हैं बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए कि जो बच्चे का जो उद्देश्य होगा, यानी कि जो उसका मूल्यांकन हम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम उसको उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करेंगे, या फिर हम ये जानेंगे कि इसने क्या सीखा है ये जानेंगे, या फिर हम बच्चे के सीखने में जो आई कठिनाइयाँ हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, वैसे तो आपको ये सभी लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो बच्चे के सीखने में जो आई कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों को जानना ही मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ठीक है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना ये एक छोटी बात हो गई, यहाँ पे एक गुण तत्व हो जाता है। ठीक है, क्या सीखा है बच्चे ने ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बच्चे को सीखना ज़रूरी है, और उस सीखने में आई जो कठिनाई है उनको ढूंढकर बच्चे को सिखाना जो है, ये मूल्यांकन का
उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सीखना स्थायी होता है? स्थायी मतलब जो कि लंबे समय तक टिकता है, ठीक है। अब देखो, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में मार्क्स भी 90 अबव ले लेते हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, नेक्स्ट क्लास में सब कुछ क्लीन हो चुका होता है पिछले क्लास का, तो ये सब क्या है? किस लिए वो स्थायी नहीं रह पाता, किस लिए वो स्टैटिक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि आंसर आप सभी को पता होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा, समझकर सीखा हुआ जो ज्ञान होता है वो हमेशा स्थायी रहता है। अब ये समझना है क्या, ठीक है, समझना क्या है? जो हम देखकर, सुनकर, ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट्स यहाँ पे हैं, देखकर और सुनकर, क्योंकि देखा तो देखी हुई चीज़ें हम ज़्यादा समय तक भूलते नहीं हैं, ठीक है, उसके बाद उनको सुना भी जाए। देखकर, सुनकर और उसका अर्थ निकालना है, क्या है? समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समझकर सीखा हुआ जो ज्ञान होता है वो हमेशा स्थायी होता है। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, देखो हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आकलन जो होता है, असेसमेंट जो होता है, वो भी मूल्यांकन का एक सब पार्ट होता है। आकलन एक छोटा पार्ट होता है, जैसे कि हम कोई भी जो परीक्षा है उसमें जो अंक यानी कि मापन हो गया, उसको गुणात्मक रूप दे देते हैं, तो वो हो जाता है आकलन, ठीक है। मापन किया, अंकों का वर्गीकरण किया, और ये सब क्या हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा। तो आकलन एक छोटी प्रक्रिया है और मूल्यांकन क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है, जो आप पहले क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ कि व्यापक शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन देखिए कि मूल्यांकन या जो आकलन है वो क्यों विद्यालय आधारित जो शुरू किया गया था। ऑप्शन है, राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, कि जो विद्यालय शिक्षा संगठन है उनकी शक्ति का बंटवारा, की विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का बंटवारा किया जा सके, कि बड़े स्तर पर जैसे राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा है, उसके बाद राज्य स्तर पर है, फिर जिला स्तर पर, इस तरह से जो विकेंद्रीकरण होता है, क्या इसलिए विद्यालय आधारित आकलन शुरू किया गया? दूसरा ऑप्शन है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, क्या इसलिए किया गया ताकि सभी विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास किया जा सके। ऑप्शन सी देखिए, विद्यालय की उन्नति हेतु बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके। ये अध्यापक जो हैं जितनी भी एक्टिविटी कराते हैं उनको अभिलेखित करें, यानी कि लिखें, और ताकि जिससे क्या होगा कि विद्यालय की उन्नति हो, विद्यालय का विकास हो। क्या इसलिए विद्यालय आधारित आकलन शुरू किया गया, या फिर ये सभी ऑप्शन? देखिए, एकदम से अगर आप इनको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप क्या समझोगे कि राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, जबकि यहाँ पे राइट आंसर उपरोक्त सभी नहीं है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना या उसको निश्चित करना। तो राइट आंसर क्या होगा? ये वाला होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि राइट आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विद्यालय की बात की गई है, यहाँ पर भी विद्यालय की उन्नति की बात की गई है, जबकि हमें जो विद्यालय आधारित आकलन है वो किसका करना है? विद्यालय का नहीं करना है, हमें करना है बालक का, बच्चे का, और उसके संपूर्ण विकास को ही निश्चित करना जो है ये विद्यालय आधारित आकलन जो है प्रारंभ करने का मेन उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? यानी बाकी तीन एक जैसे हैं और एक जो ऑप्शन है वो इनसे भिन्न है। ऑप्शन देखिए, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, या प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। अब देखो, ये बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं वो तीनों पॉइंट्स ही बालक से संबंधित है, लेकिन बालक के कोई अभिभावक या शिक्षक है उससे संबंधित है, ठीक है। जबकि ये स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ये जो ऑप्शंस है यहाँ पर ये डिफरेंट है, ओड है, तो यहाँ पे ओड वन आउट वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब देखो, मुख्य उद्देश्य की बात हुई यहाँ पे कि मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। देखो, पहले भी मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ कि मुख्य उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कठिनाइयों का कक्षा निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियों को
निकालना। तो यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल, आप पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं तो आपको आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सीखने में होने वाली जो कठिनाइयों का कक्षा निदान और उपचार करना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों सही नहीं है, कि से केवल उपलब्धि मापना नहीं है और ये निर्णय लेना भी नहीं है कि अगली कक्षा में भेजना है या नहीं भेजना है, या शिक्षार्थियों की त्रुटियों को निकालना। ये सभी इसके जो गौण लक्ष्य हो जाते हैं। मुख्य उद्देश्य की बात हुई है तो यहाँ पे सीखने में होने वाली कठिनाइयों का कक्षा निदान और उपचार करना ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। रचनात्मक आकलन, रचनात्मक क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है उनमें से कौन सा जो है उसका टूल्स नहीं है। तो आप देखिए, मौखिक परीक्षा, ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा क्या होता है, सम्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, किसी भी यूनिट को अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस यूनिट के दौरान जो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं या टेस्ट लेते हैं, वो सभी क्या होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के पार्ट होते हैं। तो देखो, मौखिक परीक्षा क्या है, हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, साथ साथ हम देखना चाहते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया। हम प्रीवियस जो टॉपिक गया है उससे कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं और बच्चे से पूछ लेते हैं। क्या हो गई, मौखिक परीक्षा होगी, ओरल टेस्ट होगी। ये रचनात्मक आकलन का उपकरण है या नहीं, ये भी यहाँ पे हो जाएगा। सत्र परीक्षा, सत्र परीक्षा क्या होती है, किसी भी सेमेस्टर के एंड में ली जाने वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो होते हैं सत्र परीक्षा। तो यहाँ पे सत्र परीक्षा तो नहीं हुई क्योंकि यूनिट के दौरान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रश्नोत्तरी एवं खेल जो भी एक यूनिट से क्वेश्चन हो सकते हैं। दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट हम बच्चे को दे रहे हैं, ये भी एक टॉपिक से हो सकता है, एक यूनिट से हो सकता है। तो यहाँ पे जो सत्र परीक्षा है ये यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का पार्ट नहीं होगा। ये क्या है, एक समेटिव असेसमेंट यानी कि जो समेकित जो आकलन होता है उसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आपकी बुक का नाम भी है, बीएड में जो एक बुक आती है उसमें भी है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है, सम्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर भी अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। अब ये देखो, एजुकेशन जो हम ले रहे हैं उसका अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। हमारे पास जो उद्देश्य आजकल बच गया है, आज की जनरेशन क्या सोचती है कि आजीविका कमाना, कि हमें कोई ना कोई रोज़गार मिल जाए, हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला सकें, यही शिक्षा का उद्देश्य रह गया है। या फिर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास करना। अब देखो, बुक्स में रह गया है सिर्फ ये, हम क्वेश्चंस करते हैं, पेडागोजी पढ़ते हैं, हमें पता है कि आंसर क्या है, आंसर है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अब जो भावी टीचर बनने वाले हैं, आज जो आप भावी टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप वास्तव में बच्चे का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उद्देश्य तो पता चल गया है कि क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, लेकिन इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम अपना ही सर्वांगीण विकास करेंगे तभी तो हम बालक का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। क्योंकि एक अध्यापक बनना एक 9 to 5 की जॉब नहीं है कि भाई सुबह गए और काम करके आ गए, सुबह 8 बजे स्कूल पहुँचे, 3 बजे छुट्टी करके आ गए। तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक नैतिक दायित्व है जिसको आप ले रहे हैं, और ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। एक अध्यापक का कार्य होता है जो, वो बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखो, मूल्यांकन का क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। देखो, अब बच्चे को पता है कि हाँ कल टेस्ट होने वाला है, पढ़ाई कर लीजिए, बिल्कुल ये हो सकता है क्या। इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है कि बच्चे ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, उसका हमें पता चल जाएगा। बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है कि बच्चे का जो स्तर है वो सीखने का वो किस तरह का है, उसका ज्ञान होता है।
शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है, या हमें ये पता चलता है कि शिक्षक कितना निपुण है, उसके कितने बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, इसका मतलब शिक्षक भी उतना ही अच्छा है। तो क्या हमें मूल्यांकन का यही उद्देश्य रखने चाहिए? तो यहाँ पे आपको क्या राइट आंसर लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो आप। राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा, बच्चों को जो सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ठीक है, कि बच्चे को जो पता चलता है कि वो किस स्तर से पढ़ रहा है, किस स्तर का सीख रहा है, और वो उसका ज्ञान प्राप्त करके उससे फिर आगे कुछ कमी रह गई है तो उसको दूर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, NCF 2005 के अनुसार कौन सा शिक्षा प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो अब ये NCF क्या बोला आ गई भाई, सभी जानते हैं NCF क्या है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। NCF क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो आया था। तो ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क था, इसके अनुसार शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा था, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे एक भाग नहीं है वो पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे परीक्षा जो है वो NCF 2005 के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया का भाग नहीं है। देखो ये एग्ज़ाम लेना जो है ये तो हमने शुरू किया है कि भाई इसको हम कहीं भी लिखित में नहीं दिखा सकते, ठीक है। एग्ज़ाम हम क्यों ले रहे हैं? ताकि नेक्स्ट क्लास में भेज सकें, लेकिन शिक्षा का जो मेन जो प्रक्रिया है वो है विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। इन तीनों के इर्द गिर्द ही जो हमारी शिक्षा है वो घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्ययन कोर्स अथवा शैक्षिक योजना की प्रभावशीलता की जांच करना। अध्ययन कोर्स मतलब जितना कोर्स हमने कराया है, या फिर शैक्षिक योजना की जो कितनी प्रभावी योजना हमने बनाई है वो कितनी प्रभावी रही है, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव एवेल्यूशन करेंगे, संकलनात्मक मूल्यांकन यानी कि सम्मेटिव एवेल्यूशन करेंगे, निबंधात्मक परीक्षा ले लेंगे। चलो भाई एक निबंधात्मक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका आंसर करो। मौखिक परीक्षा छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, ऑप्शन टाइप पूछेंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमारा जो ये इस तरह का जो हम एवेल्यूशन करना चाहते हैं उसके लिए कौन सा तरीका सही रहेगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संकलनात्मक मूल्यांकन यानी कि सम्मेटिव असेसमेंट या सम्मेटिव एवेल्यूशन कह सकते हैं हम, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। यहाँ पे राइट आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रत्यास्मरण रूप वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे। रिकॉल टाइप और दूसरा होता है रिकॉग्निशन टाइप। तो रिकॉल टाइप कौन सा है इनमें से वो पूछा है। अपूर्ण प्रश्न, अपूर्ण प्रश्न यानी कि कोई सेंटेंस हाफ दे दिया जाता है उसको पूरा करना होता है। एकांतर अनुक्रिया प्रश्न, एकांतर अनुक्रिया का मतलब होता है जैसे कि ट्रू फॉल्स, ठीक है, कि आपको कोई स्टेटमेंट दी है, आपको या तो सही बताना है या गलत बताना है, एक ही अनुक्रिया देनी है। बहुवैकल्पिक प्रश्न जो होते हैं MCQ से आप सभी वाकिफ़ हैं कि जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें से एक राइट आंसर होता है। तुल्य पदरूप प्रश्न, तुल्य पद मतलब तुलनात्मक, ठीक है, तुलना करना कि 2 कॉलम दे दी, कॉलम A और कॉलम B दोनों में तुलना करो, क्या तुलना है, ये तुल्य पद हो जाएंगे। यानी को सही मिलान करना भी कह सकते हैं हम, मैच इट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रिकॉल टाइप, रिकॉल यानी कि हमारी याददाश्त के, हमने चैप्टर पढ़ा उसमें एक लाइन आई थी, उसमें से एक भाग कटा हुआ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो हमें याद करना है कि वो पूरी लाइन क्या थी, वो सेंटेंस क्या था। तो ये अपूर्ण प्रश्न जो है ये हमारी रिकॉल टाइप क्वेश्चंस में आ जाएंगे। और रिकॉग्निशन टाइप क्या होता है, अभिज्ञान रूप क्या होता है, जिसमें हम अपनी समझ के साथ काम करते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताने के लिए हमें समझ होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही भी है या नहीं है और क्यों नहीं है, ठीक है। वैकल्पिक ऑप्शंस हैं उनमें से एक चूज करना है तो भी हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा। मेमोरी जो है, रटना जो है वो यहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि अगर आपने समझ के याद किया है तो आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे, लेकिन आपने रटा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदलते ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तुल्य पद यानी कि मिलान करना है तो भी आपको समझ होनी चाहिए। तो ये रिकॉग्निशन टाइप के हो जाएंगे और ये जो है रिकॉल टाइप में है। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रत्यास्मरण रूप, अभिज्ञान रूप।
उपरोक्त दोनों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त दोनों। तो ये जो टॉप 15 क्वेश्चन थे इवैल्यूएशन से रिलेटेड जो आपने अभी किए हैं, तो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें आपके फ्रेंड्स को, ताकि इनको ये क्वेश्चंस जो हैं मिले और उनकी भी जो मेमोरी है, उनकी भी जो नॉलेज है वो इवैल्यूएशन के प्रति बढ़े। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य द एग्ज़ाम क्रैकर्स जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी जाके आप हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन देख सकते हैं। कुछ जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको वहाँ पर मिल सकती है।